आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कल हमने पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने देखा था जो करंट होता है, विद्युत धारा, आपके करंट डेंसिटी जो है, धारा घनत्व, ठीक है, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनके बारे में बात की थी और इनके रिलेशंस आपको हमने वेरीफाई करवाए थे। अब देखिए भाई, नेक्स्ट है आपके ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखिए, ओम्स लॉ को जो हम कंटिन्यू करेंगे, जो हमने कल एक रिलेशन डिराइव किया था उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, कल एक रिलेशन निकाला था J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ई क्या है? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, यानी कि चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र हो गया। सिग्मा आपके जो हो गई थी वो चालकता हो गई थी, और जे जो है धारा घनत्व हो गया था, ठीक। अब देखिए भाई, ये आपके कोई चालक है, इसके सिरों पर आपने कोई विभवांतर आरोपित किया, प्लस माइनस वी विभवांतर आरोपित किया, और इसकी लंबाई है एल। ये हाई पोटेंशियल है, तो ये लो पोटेंशियल पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। ये सब कल हम बात कर चुके हैं। तो देखिए, J इक्वल्स टू क्या होता है, इसमें जो करंट फ्लो होता है I, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो J इक्वल्स टू I अपॉन A, ये तो रिलेशन हो गया आपका। सिग्मा जो है वो आपके कंडक्टिविटी, चालकता एज इट इज होगी, और E इक्वल्स टू क्या होता है, इसके दोनों के सिरों पर विभवांतर, और इसकी जो लंबाई है वो हो गया L, E इक्वल्स टू V बाई L, ठीक। अब इसको रीअरेंज करें, ठीक है, तो देखिए भाई, V इक्वल्स टू ये L इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, ठीक है। तो आप इसको एक फॉर्म और लिख सकते हैं, वो पहले मैं फॉर्म लिख देता हूं, I अपॉन A। देखिए, कल आपको बताया था कि जो चालकता होता है रो, ठीक है, इसका जो इनवर्स होता है वो होता है प्रतिरोधकता, यानी कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन होते हैं। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रो V बाई L। ये जो V है, इसको रीअरेंज करें तो V इक्वल्स टू ये रो L इस तरफ आ जाएंगे, तो रो L अपॉन A मल्टीप्लाई बाई I हो जाएगा। देखिए, यहां पर आपने इस चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया, उसके कारण इसमें जो है धारा I प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो V विभवांतर आरोपित करने पे धारा I प्रवाहित हो रही है। अब ये जो रो L और ये A, ये पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड करते हैं? कंप्लीटली ये डिपेंड करते हैं इस चालक पर, इस कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी है। रो क्या होती है? प्रतिरोधकता, ठीक है, जो बताया था हमने, ये सिर्फ ताप पर निर्भर करती है, ताप चेंज करते हैं तो ताप बढ़ाने पर ये घटती है। तो रो आपके जो है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता आपकी जो है वो चेंज हो रही है, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। एल और एक कांस्टेंट है, तो ये पूरा वैल्यू जो है एक कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर आई। ये जो आर है, आर की वैल्यू ये आ गई आपकी रो एल अपॉन ए, और ये एक कांस्टेंट होता है, और इसको बोलते हैं आर इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में भी आगे बात कराएंगे। तो आर जो है ये कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर V इक्वल्स टू आर आई, तो V इक्वल्स टू आर आई, आर कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल I हो गया, या I इज प्रोपोर्शनल V हो गया, एक ही बात है। तो ओम्स लॉ क्या होता है आपके, कि आप जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने अप्लाई किया, तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो अप्लाइड पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगी। यही क्या कहलाता है? आपका ओम्स लॉ कहलाता है। तो ओम्स लॉ, करंट थ्रू एनी कंडक्टर will be proportional to the potential difference applied across
द कंडक्टर। ये ओम्स लॉ कहलाता है आपका। मीन्स आप किसी भी चालक के सिरों पर आप कोई v विभवांतर आरोपित करते हैं तो ये आरोपित विभवांतर v उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका v इज प्रोपोर्शनल I, ठीक है। और इसी से क्या निकल के आया, v इक्वल्स टू आर आई। ये दोनों जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, ये दोनों रिलेशंस जो है वो ओम्स लॉ कहलाते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है उसमें आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, आर कांस्टेंट है, ठीक है, आर कांस्टेंट है तो v इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, v और I के बीच में v की वैल्यू 0 है तो I भी 0 होगा। तो ये यहां पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, v इज प्रोपोर्शनल I, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये जो थीटा है ये एंगल थीटा, ठीक है। तो देखिए भाई y की जगह तो हमने ले लिया v, x एक्सिस की जगह ले लिया I, ये r क्या हो गया, m हो गया, स्लोप हो गया m, m यानी कि स्लोप tan थीटा होगा, ये स्लोप यानी कि ढाल, ढाल, और ये कितना होता है, tan थीटा होता है। तो m यहां पर जो होगा इसका tan थीटा देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि v अपॉन I यानी कि r। तो v अपॉन I किसके इक्वल आ रहा है, r के इक्वल आ रहा है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है ओम्स लॉ में कि जो v जो है वो I के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसको इक्विलिटी में कन्वर्ट करें तो एक कांस्टेंट आता है R, R जो है वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे, यानी कि कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। ये रेजिस्टेंस R जो है कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, यानी कि उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। देखिए R इक्वल्स टू क्या निकल के आया, रो L अपॉन A, ठीक है। तो एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एक उसकी लेंथ पे, एक है जो है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। ये जो प्रतिरोधकता होता है ये पूर्ण रूप से चालक का गुण होता है, रो ये ताप व चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इट मीन्स रो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। मीन्स वो किस मटेरियल का बना है, कॉपर का रो अलग होगा, आयरन का रो अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा। तो ये क्या है, आपके अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग मटेरियल हो गए तो उसकी रो की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अच्छा, ये टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है, इसके बारे में हम कल बता चुके हैं आपको, ठीक है। टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके रो भी इंक्रीज होता है, रो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो प्रतिरोध भी आपका इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ प्रतिरोध आपका और प्रतिरोधकता दोनों ही इंक्रीज होती है, ठीक। अब देखो हमने अभी आपको बताया ये V ये I, तो VI ग्राफ का ढाल, ढाल यानी कि स्लोप, ढाल बोल दो, यही स्लोप होता है और इसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ट्राइंगल से देखो तो tan थीटा इक्वल्स टू इस तरफ तो V हो गया, इस तरफ I हो गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन I। मीन्स यहां पर tan थीटा और V अपॉन I, V अपॉन I किसके इक्वल होगा, आप देखो यहां पर V अपॉन I इधर लें तो R, तो R हो गया। यानी कि ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। देखो अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। ये आपने I इस तरफ लिया, V इस तरफ लिया। अब ये दो चालक हैं, एक चालक एक A और दूसरा चालक है B। ये θ1 और ये θ2 एंगल बना रहा है। तो भाई जिसका ढाल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो यहां tan θ2 की वैल्यू tan θ1 से ज्यादा है। तो भाई जिसका tan θ ज्यादा होगा उसका R भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर थीटा किसका ज्यादा है, B का।
तो यहां पर tan थीटा टू ग्रेटर देन tan बी, तो रेजिस्टेंस ऑफ बी, इसका जो रेजिस्टेंस है आर बी है और इसका रेजिस्टेंस है आर ए, तो रेजिस्टेंस ऑफ बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। जब कंडीशन क्या दी हुई है आपको, एल और ए दोनों के सेम है, ठीक है, तो ये यहां पर आपके आर जो है, आर वो वी और आई के साथ ये रिलेशन रखेगा। ठीक, चलिए, ये तो बात हुई आपकी ओम्स लॉ की। अब जो प्रतिरोध की बात करते हैं वो क्या होता है, तो आ जाओ प्रतिरोध पे। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी कंडक्टर है, जैसे कि ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कोई बैटरी कनेक्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो जब इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसमें एक करंट फ्लो होगी आई। अब इस करंट फ्लो होगी यानी नेगेटिव चार्जेज है इलेक्ट्रॉन, वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। भाई हमेशा जो होता है करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और यूं बोल सकते हैं करंट जो है वो ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और धनात्मक आवेश के समान दिशा में प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें इधर जाएंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, उच्च से निम्न विभव की तरफ होता है, हाई टू लो पोटेंशियल होता है विद्युत क्षेत्र, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएंगे उसके विपरीत दिशा में इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में बात करें तो देखो भाई यहां पर इस चालक में जो आवेश हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, उनको गति में एक अवरोध प्राप्त होता है, यानी कि उनको एक अपोजिशन मिलता है, अपोजिशन, अवरोध, अपोजिशन, यानी कि उनको फ्लो होने में एक दिक्कत महसूस होती है। ये जो अपोजिशन मिलता है, ये अवरोध मिलता है, यही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या हो गया आपका, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो द चार्ज, ऑपोजिशन offered by conductor to flow the charge, यानी कि चार्ज को प्रवाहित होने में जो अवरोध प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोध जो होता है वो होता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये प्रतिरोध है। ठीक है, और इसकी जो इकाई होगी, एक तो होती है भाई ओम, ओम का ये सिंबल हो गया, और भाई आपके V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहां से R इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो गया। V की वोल्ट, I की एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी, ये दोनों ही एसआई इकाई होती है। ठीक है, तो ये इसकी इकाई हो गई। अब देखिए भाई यहां पर इकाई यानी कि यूनिट, ये तो बात हुई आपकी प्रतिरोध की इकाई। अब ये जो प्रतिरोध है ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है, तो रिलेशन आपके पास है रो एल अपॉन ए। सबसे पहले तो बात करेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मीन्स जितनी ज्यादा लेंथ होगी आपकी, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसके साथ ये इनवर्स रिलेशन होता है। नाउ थर्ड, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर, आप यहां पर देखो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कल बताया था रजिस्टिविटी जो है रो वो आपकी इंक्रीज होती है, रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो आर भी क्या होगा आपका
इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। एंड लास्ट फोर्थ इज नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि कॉपर की अलग होगी, ठीक है, आपके आयरन की अलग होगी, बिकॉज रो की जो वैल्यू है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। कॉपर की अलग, आयरन की अलग, एल्यूमिनियम की अलग, गोल्ड की अलग, सिल्वर की अलग, सबके लिए क्या होती है, अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपके जो है रेजिस्टेंस की बात हुई। तो आपने देखा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, इसकी क्या यूनिट होगी, मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है चार्ज को फ्लो होने में जो अपोजिशन देता है कंडक्टर, ये अपोजिशन ही क्या कहलाता है, आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इस पर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी कंडक्टर का, ये सब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, इसके पहले न्यूमेरिकल्स से पहले हम रजिस्टिविटी को भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी बोल दो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो, यानी कि प्रतिरोधकता बोल दो, हिंदी में प्रतिरोधकता, या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो, एक ही मतलब है। देखिए क्या होता है, अभी बताया ये जो विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता है ये किसका गुण है, सिर्फ पदार्थ का गुण है, और दूसरा ताप के साथ परिवर्तित होता है। इसकी जो इकाई होगी, यूनिट, वो कैसे निकालेंगे, देखो भाई, आर इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, तो रो इक्वल्स टू हो गया आर ए बाई एल, हो गया। तो इसकी जो यूनिट है, यूनिट इन एसआई सिस्टम, रेजिस्टेंस की तो होगी ओम, इसकी होगी मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होगी मीटर। तो ये आपके मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ओम मीटर, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये बात हुई आपकी रेजिस्टिविटी। तो ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, का प्रतिरोधकता भी इंक्रीज होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। चलिए देखिए भाई, अब आपको डिफरेंट शेप कंडक्टर्स दिए हों, उनकी रजिस्टिव उनका रेजिस्टेंस, उनका प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, आपने ये एक सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार चालक लिया, इसकी ये लेंथ होगी एल, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड सिलेंडर। अब इसका ये है ए पॉइंट, इसका ये एंड ए पॉइंट है, और ये है बी पॉइंट। आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, फाइंड आउट करना। तो भाई देखिए, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वहां उसके अक्रॉस आप एक जो है बैटरी या सेल एक इमेजनरी कनेक्ट कर दें। तो मैं यहां पर एक बैटरी या सेल ये इमेजनरी कनेक्ट कर देता हूं। इसका मतलब उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस क्या है, जो है करंट फ्लो हो रहा है, उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया हुआ। तो आपको इस ए और बी के अक्रॉस निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या होता है भाई, रो एल अपॉन ए। ये रो की जो वैल्यू होगी ये आपको गिवन होगी, क्योंकि ये जिस मटेरियल का होगा, कॉपर का तो उसकी अलग वैल्यू, आयरन तो उसकी अलग वैल्यू, तो रो आपको दिया होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। एल आपको दी हुई है एल। अब इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये स्मॉल आर है, तो आपको इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। और बात करें, देखो भाई, ये होलो सिलेंडर है आपका, इस तरह से होलो सिलेंडर है। ये होलो सिलेंडर है,
ये इसकी इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। तो देखो भाई, ये वाली जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये सॉलिड है बीच में से, क्या है आपके बीच वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये तो हो गया सॉलिड, ठीक है। ये वाला एरिया भी आपका सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये बीच में होलो है, ये इसका क्या है, एक्सिस है। अब इसकी इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है स्मॉल r2, हो गया। इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, ठीक है। अब आपको इसका ये एंड तो हो गया A पॉइंट और इसका ये एंड हो गया B पॉइंट। आपको फाइंड आउट करना है R इक्विवेलेंट का, R फाइंड आउट करना है अक्रॉस A व B, यानी कि A व B बिंदु के मध्य R की वैल्यू कितनी होगी, प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करें। तो भाई सॉल्यूशन देखो, R इक्वल टू होता है हमारा रो L अपॉन A। रो तो आपको बता दिया, पदार्थ पर निर्भर करेगा, कॉपर की अलग, आयरन की अलग। एल आपको दी हुई है। अब एरिया क्या लेंगे इसमें, एरिया तो एरिया है ये वाला। तो देखो भाई, ये सिलेंडर का ये तो हो गया, इसका बाहर वाली त्रिज्या होगी R2, ये तो होगी इसकी बाहर वाली त्रिज्या R2, और ये वाली होगी अंदर वाली त्रिज्या, ये वाली होगी अंदर वाली त्रिज्या R1। तो ये वाला जो एरिया है R1 और R2 के बीच का एरिया, यही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करूं, इसका एरिया जो है ये है A, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करूं तो A इक्वल्स टू क्या होगा, बाहर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि पाई R2 स्क्वायर माइनस अंदर वाला, जो अंदर वाला है इसको घटा दूं मैं, पहले पूरे का ले लूं, इस पूरे में से ये वाला जो है वो माइनस कर दूं, तो पाई R1 स्क्वायर। तो A इक्वल्स टू हो गया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये A की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, रो लेंथ L पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये बात आई आपकी रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की। बात समझ में आ गई, क्लियर। देखो इसमें हम और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ये आपने एक क्यूबॉइड लिया, घनाभ, ये है घनाभ, ये एक घनाभ है क्यूबॉइड। इसकी ये वाली जो लेंथ है ये तो है L, ये वाली विड्थ W, और ये वाली है हाइट H। ये आपको तीनों साइड दी हुई है, ठीक है। अब आपको इस घनाभ के अलग अलग बिंदुओं के मध्य, अलग अलग पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले लेते हैं हम यहां पर ये वाला और ये वाला, ठीक है। आपको ये घनाभ है, ठीक है, तो घनाभ का इधर वाला जो पॉइंट है ये हो गया A पॉइंट, यहां पर इस फेस पे टच करने वाला, और इस फेस पे टच करने वाला ये हो गया B। तो R निकालना है सबसे पहले आपको, R A व B के मध्य निकालना है, ठीक है। तो भाई देखिए कैसे, रो L अपॉन A होता है। तो भाई देखिए, जिन दो बिंदुओं के मध्य R निकालना हो, उसके अनुदिश जो लंबाई होती है उन दोनों के मध्य की दूरी वो तो होगी L। तो ये तो होगी L, ये A व B के मध्य की दूरी कितनी है L, तो ये तो होगी L।
अब इस लंबाई के लंबवत का जो क्षेत्रफल होता है वो कहलाता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसके जो लंबवत होगा क्षेत्रफल, ये वाला, इस लंबाई के लंबवत ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल कहलाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस लंबाई के लंबवत। तो ये लंबवत कितना हो गया क्षेत्रफल, W मल्टीप्लाई बाई H। ये तो बात हुई ए व बी के मध्य। अब ये वाला बिंदु है C और नीचे वाला बिंदु है D, यानी कि ऊपर वाली फेस और नीचे वाली फेस के मध्य आपने एक बैटरी जोड़ी हुई। अब इन दोनों के मध्य R निकालना है। तो सेकंड केस है आपका R अक्रॉस C एंड D। सामने ध्यान दे भाई, अच्छे से ध्यान दे, ये दोनों सरफेस के बीच में निकालना है आपको, R निकालना है। तो इन दोनों के मध्य की लंबाई कितनी है, H है। तो अब लंबाई जो है वो H के इक्वल होगी, लेंथ होगी L के इक्वल, तो रो वो तो वही रहेगा। अब लेंथ होगी आपकी H, हो गई। इन दोनों के बीच की दूरी, ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच का जो सेपरेशन है, लेंथ है, वो कितनी होगी, H। अब इस H के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया आएगा भाई, इसके परपेंडिकुलर एरिया निकालना है। तो देखिए भाई, इस H के परपेंडिकुलर ये H हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये होगा एरिया, तो ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो ये हो गया L मल्टीप्लाई बाय W, L मल्टीप्लाई बाय W। ठीक है। नाउ थर्ड केस, R अक्रॉस। अब हम निकालेंगे इसके आगे और पीछे वाले, यानी कि ये क्यूब का आपकी तरफ वाला और पीछे वाला, ये हो गया आपका E और F। तो पीछे वाला E, आगे वाला F, E और F, आगे पीछे वाले। तो भाई रो तो पदार्थ का गुण ऐसा कैसा रहेगा। अब लेंथ कितनी हो जाएगी, ये ऐसे आगे और पीछे की, यानी कि इसकी विड्थ, ये तो लंबाई तो होगी विड्थ W, और इसके लंबवत, इसके लंबवत कौन सा एरिया होगा, तो इसके लंबवत हो जाएगा आपका ये वाला एरिया। भाई विड्थ आपकी ये जो है, ये वाली विड्थ है, ठीक है, ये वाली विड्थ ऐसे है, इस विड्थ के जो लंबवत है वो ये वाला एरिया होगा, इसके लंबवत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला एरिया आएगा। तो ये कितना हो गया, L मल्टीप्लाई बाई H, L मल्टीप्लाई बाई H। तो ये आपके क्या निकला, आपके क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का प्रतिरोध निकला। आई बात समझ। तो आपने देखा हमने यहाँ पर जो डिफरेंट केसेस लिए हमने, और इन डिफरेंट केसेस में प्रतिरोध किस तरह से ज्ञात करते हैं इसके बारे में बात की। चलिए अब हम इस पे, ये तो सब जो प्रतिरोध निकाला था हमने, ठीक है, ये रो एल और ए के आधार पर हो गया। अब हम इन पे डेटाबेस क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखो, अगर आपको कोई वायर दिया हुआ है, जैसे कि ये वायर दिया हुआ है, पतला वायर है, इसकी लेंथ L है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब इसको खींचकर इसकी लंबाई N गुना कर दें, तो इसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा, इसका नया प्रतिरोध कितना होगा, इसके बारे में बात करें। तो भाई देखिए, एग्जाम्पल, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर increase by n times, find the new resistance of conducting wire। कितना नया रेजिस्टेंस होगा अब कंडक्टर का, वो फाइंड आउट करना है। तो भाई सॉल्यूशन देखें, ये एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ है L और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A एंड लेंथ इज L। तो इसका जो रेजिस्टेंस है इनिशियली R है, तो R कितना होगा भाई, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये होगा। अब आपने क्या किया, इसको खींचकर इसकी लंबाई N गुना बढ़ा दी, यानी कि इसकी लेंथ को N टाइम्स आपने बढ़ा दिया, इसकी आपने लेंथ N टाइम्स इंक्रीज कर दी। तो अब इसकी जो लेंथ होगी वो L डैश हो जाएगी, जो पहले की कितनी होगी, N टाइम्स होगी। अब भाई देखो, ऐसा है, जब आप इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा अब आपका A डैश हो जाएगा, ठीक।
तो अब देखिए न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, अब आर डैश इसका न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो गया, रो वो तो वही रहेगा क्योंकि पदार्थ तो परिवर्तित नहीं हुआ, मेटेरियल तो वही रहा। लेंथ कितनी होगी आपकी, एल डैश होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए डैश हो गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब देखिए जब आप इस वायर को खींच के ये वायर बना रहे हैं, इसकी लेंथ को एन टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो भाई ऐसा है इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, आयतन तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर वॉल्यूम जो है, आयतन वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, वो नियत रहेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ए वॉल्यूम हो गया, और फाइनल वॉल्यूम जो होगा एल डैश मल्टीप्लाई बाई ए डैश हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। एल ए इनिशियल है। अब लेंथ कितनी होगी आपकी, एन टाइम्स ऑफ एल, और ए डैश आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ए डैश इक्वल टू, इस एल से एल कैंसिल हो गया, तो ए डैश इक्वल टू हो गया ए बाई एन। चलिए अब यहां पर इसकी वैल्यू, एल डैश की वैल्यू और ए डैश की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर टू के अंदर पुट करें। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए डैश एंड एल डैश इन इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 में एल डैश व ए डैश का मान रखने पर क्या होगा। तो देखिए आर डैश रो, एल डैश की वैल्यू कितनी होगी आपकी एन एल, और ए डैश की वैल्यू कितनी है ए बाई एन, ए बाई एन, ये एन ऊपर चला गया, तो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर रो एल अपॉन ए आ गया। एन ऊपर चला गया, एन मल्टीप्लाई बाय एन, एन स्क्वायर रो एल अपॉन ए, ये आर डैश हो गया। तो यहां पर आर डैश की वैल्यू जो होगी वो एन स्क्वायर और रो एल अपॉन ए कितना हो गया, ये इक्वेशन 1 से वैल्यू उठा के पुट कर दो। तो आप देख रहे हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो पहले जितना था आर, उसका अब एन स्क्वायर टाइम्स हो गया। तो यहां पर इंक्रीज हो गया बाई एन स्क्वायर टाइम्स, तो इंक्रीज बाई एन स्क्वायर टाइम्स, यानी कि एन स्क्वायर गुना बढ़ गया है। ठीक है, ये तो बढ़ गया है। अब आपसे पूछा जाए चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, दैट इज डेल्टा आर। तो भाई वैल्यू बढ़ गई, तो चेंज क्या होता है आपका आर डैश माइनस आर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ, आर डैश कितना हो गया एन स्क्वायर आर, और प्रारंभ में है आर, तो ये प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ एन स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई आर, ये हो गया। आई बात समझ। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक तो कि नया प्रतिरोध कितना होगा, आप लंबाई एन गुना बढ़ाएंगे तो एन स्क्वायर आर हो जाएगा। चलो अब इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इफ लेंथ इंक्रीज बाय 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, यानी कि प्रारंभ में जितनी लंबाई थी उसकी अब 3 गुना होगी लंबाई। ठीक है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, नए प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होगी, नए प्रतिरोध का मान कितना होगा, फाइंड आउट करें। तो देखिए भाई सॉल्यूशन, आर डैश का रिलेशन होता है एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर आर, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। तो आर डैश अब कितनी गुना होगी, 3 गुना होगी, तो एन का मतलब हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो एन हो गया आपका 3 का स्क्वायर आर, तो आर डैश जो होगी यहां पर वो 9 आर होगी। अगर अब नया प्रतिरोध कितना हो गया, 9 गुना हो गया प्रारंभ का, तो परिवर्तन कितना हुआ 9 आर माइनस आर, तो 8 गुना यहां परिवर्तन हुआ। ठीक है, एक और देख सकते हैं आप, इफ लेंथ इंक्रीज बाय 200%, if length increase by 200%, find the new resistance,
कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है कि यदि लंबाई में बढ़ोतरी 200% की जाए, इफ लेंथ इंक्रीज, बढ़ा दी 200% बढ़ा दी, तो अब कितना प्रतिरोध बढ़ेगा, नया प्रतिरोध कितना है, ये ज्ञात करना है। तो भाई देखो ऐसा 200% का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और 200 रुपए और दे दिए जाए आपके, भाई 100 का 200 रुपए क्या होता है, ठीक है, 200% हो जाता है। 100 तो क्या होता है, 100% हुआ आपका, 200 मतलब 200% हो गया। तो यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है और आपको 200% और बढ़ाने हैं, तो यानी कि आपको 200 रुपए और देने पड़ेंगे। 100 का 200% कितना होता है, 200 होता है। 100 का 100% होता है 100। तो 200% बढ़ा दिया है, तो अब कुल कितना हो गया, 300 हो गया। यानी कि पहले का कितना गुना हो गया आपका, पहले थे आपके पास 100 रुपए, अब गुना हो गया, कितना हो गया, 300, 3 गुना हो गया। तो यहां पर भी एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी 3। सेम उसी तरह से, तो यहां पर आर डैश इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी, 3 स्क्वायर आर यानी कि 9 आर। अगर यहां पर पूछा जाता कि इफ लेंथ इंक्रीज बाई 100%, तो अब यानी कि कितना हो गया, डबल हो गया, तो एन की वैल्यू क्या लेते हैं, अब 2 ले लेते हैं। अगर यहां पर बोला जाता है इफ लेंथ इंक्रीज बाय 300%, यानी कि अब आपके पास जो है, पहले 100 थे, 300% और बढ़ा दिए, यानी कि अब 300 रुपए और दे दिए, तो टोटल कितने हो गए, 400 हो गए। 400 का मतलब हो गया पहले 100 थे, अब 400, तो 4 गुना हो गया आपका। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आई बात सुन। तो ये तो बात हुई आपकी जब आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। अब आते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, चेंज करते हैं। नेक्स्ट, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज बाय n times, find the new resistance, find the new resistance। देखो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को n टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो अब न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सेम इसी तरह से जैसे अभी किया था वैसे सॉल्यूशन देखेंगे। या आपने एक वायर लिया, ये वायर लिया, इसकी लेंथ है l और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, ठीक। इसका रेजिस्टेंस r, तो r की वैल्यू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये होता है। अब आप इसको क्या करते हैं, खींचते हैं, और खींचकर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कम कर देते हैं, n गुना कम कर देते हैं। तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पहले का n गुना कम कर दिया, यानी कि a बाई एन रह गया। और लेंथ कितनी होगी अब आपकी, l डैश होगी। तो इसका प्रतिरोध है r डैश। तो r डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, रो लेंथ l डैश और a डैश। a डैश तो आपको दिया हुआ है a बाई एन। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर l डैश की वैल्यू निकालनी, इस लेंथ की वैल्यू निकालनी। तो हमें पता है यहाँ पर वॉल्यूम, यानी कि इस चालक का आयतन जो है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहले का आयतन वही सेम, a मल्टीप्लाई बाई एल, और बाद का आयतन कितना हो गया, a डैश मल्टीप्लाई बाई एल डैश। एल डैश आपको निकालना है, तो ए एल अपॉन ए डैश। ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए बाई एन, ये ए से एन, तो ये आ गया एन एल। तो एल डैश की वैल्यू वही आ रही सेम, एन इंटू एल। तो एल डैश आ रहा है एन इंटू एल। अब ये वैल्यू, ए डैश की वैल्यू और एल डैश की वैल्यू, सबसे पहले तो इस आर डैश में रखो। तो आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश की वैल्यू होगी एन एल, और ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए बाई एन। ये एन ऊपर चला गया, तो आर डैश इक्वल्स टू एन, एन मल्टीप्लाई हो गया एन स्क्वायर, और रो एल और ए ये अलग रह जाएगा, रो एल अपॉन ए आपने अलग सेपरेट लिख दिया इनको। आर डैश एन स्क्वायर, रो एल अपॉन ए, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो इनिशियल, जो प्रारंभ में रेजिस्टेंस था, प्रतिरोध था, उसकी वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर हो गया। तो यहां पर भी वही रिलेशन आ रहा है जो कि आपके लेंथ इंक्रीज कर रहे थे उसमें आ रहा था। तो भाई आप अगर
लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज करें या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को n टाइम्स डिक्रीज करें, रिलेशन सेम आता है। अब आपको यहां पर पूछा जाए चेंज इन रेजिस्टेंस, तो भाई डेल्टा आर इक्वल टू हो गया आर डैश माइनस आर, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो डेल्टा आर इक्वल टू आर डैश की वैल्यू एन स्क्वायर आर, तो ये होगी एन स्क्वायर आर माइनस आर, तो एन स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आर, ये वैल्यू होगी आपकी डेल्टा आर की। आई बात समझ में? तो ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट जिस तरह से हमने लेंथ चेंज का किया था। चलो अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। देखिए न्यूमेरिकल्स क्या होंगे इसमें। ये आपने एक कंडक्टर लिया, इसकी रेडियस है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और इसकी लेंथ है एल, और इसका रेजिस्टेंस है आर। अब आप इसको इसकी रेडियस को इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर देते हैं, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने हाफ कर दिया, तो इसकी लेंथ तो होगी एल डैश, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ए डैश वो हाफ कर दिया, यानी कि पहले का आधा रह गया, ए बाई 2 रह गया। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और अब कितना हो गया, आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश और ए डैश। ए डैश की वैल्यू तो अपने को पता है, अब एल डैश की इन टर्म्स ऑफ एल निकालते हैं, तो वही सेम आयतन नियत करेंगे। तो वॉल्यूम जो है आयतन उसको कांस्टेंट कर दो दोनों का, पहले कितना है ए इंटू एल, ठीक, ए इंटू एल, और ये कितना हो गया आपका ए डैश मल्टीप्लाई बाई एल डैश, तो एल डैश इक्वल्स टू कितना हो गया आपका ए एल अपॉन ए डैश, ए डैश की वैल्यू कितनी होगी ए बाई 2 होगी, ठीक है। तो ये एल डैश इक्वल्स टू कितना हो गया 2l आ गया 2l, बस वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर आर डैश रो एल डैश की वैल्यू कितनी है 2l, और ए डैश की वैल्यू कितनी है ए बाई 2, तो ये ऊपर चला गया 2 और 2 4 हो गया, और ये रो एल अपॉन ए हो गया, तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई बाय आर। आ रही है? आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे, डायरेक्ट बाय फॉर्मूला। हमें पता है आर डैश इक्वल्स टू क्या होता है एन स्क्वायर आर होता है, क्या होता है। अब यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, आधा किया ए बाई एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आर डैश इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये 4 आर होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कॉन्सेप्ट से ऐसे डायरेक्ट है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो है एन स्क्वायर आपका आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर, लेंथ हो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, दोनों के केस में एप्लीकेबल होगा, ठीक। चलिए नाउ नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिक्रीज बाय n टाइम्स, अब रेडियस को n टाइम्स डिक्रीज करें, डिक्रीज बाय n टाइम्स, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक। देखो ये आपके एक कंडक्टर है, इसकी ये लेंथ है l, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, और इसकी जो रेडियस है वो है r, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा r वो कितना होगा रो एल अपॉन ए, रो लेंथ l, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको रेडियस को n टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं, ये इसकी रेडियस आपने n टाइम्स डिक्रीज की, इसकी रेडियस जो r डैश है r, वो अब r बाई n हो जाएगी। ये रेडियस जो इसकी है, ये वाली रेडियस
इसकी लेंथ अब एल डैश हो जाएगी। तो रेडियस जो है आपने अब आर बाई एन कर दी। इसका रेजिस्टेंस, इसका तो आर था, अब इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी देखें भाई, रो लेंथ होगी आपकी एल डैश अपॉन पाई आर डैश स्क्वायर, रो एल डैश पाई आर डैश स्क्वायर हो गया। अब देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका, एल मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, एल मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, और उसकी कितनी होगी एल डैश मल्टीप्लाई बाई पाई आर डैश स्क्वायर। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। चलिए देखिए, ये एल मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर एज इट इज। अब एल डैश की वैल्यू और आर डैश की वैल्यू आपको, ये एल डैश एज इट इज, आर डैश की वैल्यू वहां से रखो, तो ये हो गया आर बाई एन का होल स्क्वायर। तो यहां पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एल इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एन स्क्वायर। तो एल डैश इक्वल्स टू हो गया एन स्क्वायर बाई एल। एल डैश की वैल्यू ये है और आर डैश की वैल्यू ये है। ये दोनों वैल्यूज उठा के इस वाली इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो आर डैश रो एल डैश की वैल्यू एन स्क्वायर एल पाई आर डैश स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आर बाई एन का होल स्क्वायर। आर डैश ये एन का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये एन स्क्वायर हो गया एन फोर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगी आर। तो आर डैश इक्वल टू क्या होगा एन फोर आर। ये न्यू रेजिस्टेंस हो गया आपका। तो रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे आपका एन टाइम्स डिक्रीज होगा, तो एन की पावर 4 आर हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा जाए, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो गया डेल्टा आर, दैट इज आर डैश माइनस आर। आर डैश की वैल्यू होगी एन टू पावर 4 आर माइनस आर, आर बाहर ले लो एन टू पावर 4 माइनस 1। तो यहां पर ये वाला रिलेशन याद रखना है, चेंज आपको निकालना है, इस तरह से निकालें। चलिए अब इस पर भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। if radius decrease by हाफ, आधी कर दिया आपने, डिक्रीज बाई हाफ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा फाइंड आउट करें। तो भाई देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये यहां पर आपके जो है आर डैश इक्वल्स टू होता है एन फोर आर। तो देखिए भाई रेडियस पहले थी आर, अब होगी है आर बाई टू। तो यहां कंपेयर करें तो एन की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 होगी, एन की वैल्यू हो गई 2। तो आर डैश इक्वल्स टू 2 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आर। तो आर डैश इक्वल्स टू 2 टू पावर 4 हो गया 16 आर। तो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेंथ इंक्रीज होती है तब भी रेजिस्टेंस क्या होता है इंक्रीज होता है। अब आपसे अगर पूछा जाता है इसमें चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये हो गया आर डैश माइनस आर, 16 आर माइनस आर कितना हो गया ये 15 आर। तो ये बात हुई आपकी किस तरह से आपको वायर दिया हो, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस करें आप, उसके न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए, ठीक है, चेंज कितना होगा, इन सब के बारे में हमने बात की। ठीक है, तो भाई आज के इस जो लेक्चर में हमने ओम्स लॉ कवर किया, रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में बात की, रेजिस्टिविटी क्या होती है इसके बारे में बात की, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस हमने किया। ठीक है,
तो आज यही क्लास हम ओवर करते हैं। थैंक यू।